वेलकम टू हर्ष आईएएस। एथिक्स का आज हमारा चौथा लेक्चर है। सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था एथिक्स के बारे में और बात की थी सोशलाइजेशन के बारे में। दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में और तीसरे लेक्चर में हमने बात की थी वैल्यूज के बारे में। आज के सेशन में हम बात करेंगे दो तीन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एथिक्स वर्सेस रिलेटिव एथिक्स के बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे एथिक्स वर्सेस मोरालिटी के बारे में और तीसरा हम बात करेंगे एथिक्स वर्सेस लॉ के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एथिक्स वर्सेस रिलेटिव एथिक्स के बारे में। एब्सोल्यूट एथिक्स वर्सेस रिलेटिव एथिक्स। देखो ये जो टर्म है एब्सोल्यूट, इसका मतलब होता है फिक्स्ड, इसका मतलब होता है अनचेंजिंग। और ये जो टर्म है रिलेटिव, इसका मतलब होता है विच वेरीज, इसका मतलब होता है जिसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। एब्सोल्यूट एथिक्स और रिलेटिव एथिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है, उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करो एक इंसान है ए। ये जो ए इंसान है, इसका मानना है किलिंग इज इमोरल। किलिंग किसी भी सूरत में, किसी भी सिचुएशन में इमोरल है। ये जो ए इंसान है, इससे कोई पूछता है कि एक आदमी है जिसने ब्रूटल रेप किया है, निर्भया जैसा केस है, ये जो रेपिस्ट है इसको फांसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इसको गोली मारनी चाहिए नहीं मारनी चाहिए। ये जो ए इंसान है ये क्या कहेगा, नहीं 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 नहीं, किलिंग इज इमोरल। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सिचुएशन क्या है, किलिंग इज इमोरल। तो ये जो रेपिस्ट है इसको फांसी मत दो, इसको गोली मत मारो, इसको जेल में रखो। तो ये जो ए इंसान है ये बिलोंग करता है एब्सोल्यूट एथिक्स को। वहीं पे इमेजिन करो कोई दूसरा इंसान है बी, और मान लेते हैं ये जो बी इंसान है ये बिलोंग करता है रिलेटिव एथिक्स को। बी इंसान से पूछा गया तो ये जो बी इंसान है ये क्या कहेगा कि ठीक है किलिंग इज इमोरल, लेकिन सिचुएशन भी तो देखो, ये भी तो देखो कि इसने ब्रूटल रेप किया है। तो ये जो बी इंसान है ये क्या कहेगा कि ये जो रेपिस्ट है इसको फांसी दे दो, इसको गोली मार दो। ये जो बी इंसान है ये क्या कहेगा कि ठीक है किलिंग इज इमोरल, लेकिन पैसिव यूथनेशिया नाम की चीज होती है ना, हरीश राणा वाला केस। ये जो बी इंसान है ये क्या कहेगा कि कोई आदमी है जो कि वेजिटेटिव स्टेट में पड़ा हुआ है, 1 डेकेड से ज्यादा हो गया है, पेन में है, दुख में है, सफर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मशीन्स के दम पे सरवाइव कर रहा है। तो ये जो बी इंसान है ये क्या कहेगा कि ये जो आदमी है इसको इसके पेन से रिलीव कर दो, इसको जाने दो। वहीं पे जो ए इंसान है वो क्या कहेगा, नहीं 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 नहीं, किलिंग इज इमोरल, सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किलिंग इज इमोरल। तो किसी को आप किसी भी सूरत में मार नहीं सकते हो। ये जो ए इंसान है ये बिलोंग करता है एब्सोल्यूट एथिक्स को, और ये जो बी इंसान है ये बिलोंग करता है रिलेटिव एथिक्स को। और सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो एब्सोल्यूट एथिक्स के अंदर सिचुएशंस को कंसीडर नहीं किया जाता है और रिलेटिव एथिक्स के अंदर सिचुएशंस को कंसीडर किया जाता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। तो ये जो एब्सोल्यूट एथिक्स है इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं, एब्सोल्यूट एथिक्स के अंदर फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग, फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग सेट ऑफ मॉरल्स देखने को मिलते हैं। एब्सोल्यूट एथिक्स के अंदर फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग सेट ऑफ मॉरल्स देखने को मिलते हैं। ये जो एब्सोल्यूट एथिक्स है इसके अंदर सिचुएशंस को कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके अंदर सिचुएशंस को कंसीडर नहीं किया जाता है। ये जो एब्सोल्यूट एथिक्स है
ये रिजिड होगी या फ्लेक्सिबल होगी? ये बेहद रिजिड होगी। एब्सोल्यूट एथिक्स के अंदर फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग सेट ऑफ मॉरल्स देखने को मिलते हैं। ये जो एब्सोल्यूट एथिक्स है इसके अंदर सिचुएशंस को कंसिडर नहीं किया जाता है। ये जो एब्सोल्यूट एथिक्स है ये बेहद रिजिड होती है। वहीं पे अगर बात करें रिलेटिव एथिक्स के बारे में, तो ये जो रिलेटिव एथिक्स है इसके अंदर जो एथिक्स देखने को मिलती है, इट वेरीज। रिलेटिव एथिक्स के अंदर एथिक्स वेरी करती है, और वेरी करती है इन अकॉर्डेंस विद दी सिचुएशंस, या फिर सिंपल तरीके से अगर कहें तो रिलेटिव एथिक्स के अंदर सिचुएशंस को कंसिडर किया जाता है। ये जो रिलेटिव एथिक्स है ये रिजिड होगी या फ्लेक्सिबल होगी? बट ऑब्वियसली बात है ये फ्लेक्सिबल होती है। एब्सोल्यूट एथिक्स के अंदर फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग सेट ऑफ मॉरल्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर सिचुएशंस को कंसिडर नहीं किया जाता है, ये बेहद रिजिड होती है। और रिलेटिव एथिक्स के अंदर एथिक्स जो है वो वेरी करती है, सिचुएशंस को कंसिडर किया जाता है, और ये फ्लेक्सिबल होती है। आपने एक टर्म शायद सुना हो, एक टर्म है डीओंटोलॉजी। टर्म क्या है? डीओंटोलॉजी। डीओंटोलॉजी के अलावा एक और टर्म है, और वो एक और टर्म क्या है? टीलियोलॉजी। टीलियोलॉजी। ये जो डीओंटोलॉजी वाले लोग होते हैं ये बेसिकली नियम के पक्के लोग होते हैं। इनका मानना है सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो नियम है, जो रूल है, जो रेगुलेशन है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। और ये जो टीलियोलॉजी वाले लोग होते हैं इनका क्या कहना होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ये डिपेंड करता है आउटकम के ऊपर। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो एक तरीके से ये जो डीओंटोलॉजी वाले लोग हैं ये बिलोंग करते हैं एब्सोल्यूट एथिक्स को, और ये जो टीलियोलॉजी वाले लोग हैं ये बिलोंग करते हैं रिलेटिव एथिक्स को। इजी और सिंपल सी बातचीत है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब सवाल आता है ये जो एब्सोल्यूट एथिक्स है और ये जो रिलेटिव एथिक्स है इनके बेनिफिट्स क्या देखने को मिलते हैं, इनके फायदे क्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एथिक्स के बारे में। एब्सोल्यूट एथिक्स का सबसे पहला फायदा क्या है कि इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग सेट ऑफ मॉरल्स हैं, तो अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि जब हम ये कहते हैं कि दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तो थोड़ा सा नेगेटिव कोनोटेशन जाता है, लेकिन ये गलत नहीं है। समझो बात को। दो टर्म्स हैं, एक टर्म है सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग, एक टर्म है सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग, और दूसरा टर्म है ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। दूसरा टर्म है ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। मतलब क्या है? देखो, सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? जब डिसीजंस कॉन्शियसली लिए जाएं, जब डिसीजंस दिमाग लगा के लिए जाएं, तो उस टाइम पे हमारा जो ब्रेन है वो सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग मोड में होता है। और ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? जब डिसीजंस फ्लो में लिए जा रहे हो, जब डिसीजंस को लेने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा हो, तो हमारा जो ब्रेन है वो ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग मोड में होता है। और अब खुद ही सोच के देखो, पूरे दिन में ज्यादातर जो काम होते हैं उनमें हम अपने दिमाग को कॉन्शियसली यूज नहीं करते हैं। डिसीजंस जो हैं वो फ्लो में लिए जा रहे होते हैं, हम बेसिकली ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग मोड में होते हैं। कोई एक आधा छोटा मोटा काम होता है, कोई एक आधी सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे हमें कॉन्शियसली अपने दिमाग को यूज करना पड़ता है, और तब हमारा जो ब्रेन है वो सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग मोड में होता है। इमेजिन करो,
अगर सब लोग सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग मोड में आ जाएं, सब लोग अपना दिमाग यूज करें, अपने हिसाब से अपना दिमाग यूज करें, तो कितनी गड़बड़ हो जाएगी सोसाइटी में, कितना रेंडमनेस हो जाएगी सोसाइटी में। तो ये बेहतर चीज है कि फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग सेट ऑफ मॉरल्स हैं और हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एनर्जी बच रही है, ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग मोड में रहो, एनर्जी बचाओ, और दिमाग बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। जो एक आधा % काम है जहां पे दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, जहां पे हमें सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग मोड में आने की जरूरत है, वहां पे यूज कर लो, बाकी दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है। तो एक फायदा क्या है? एक फायदा है कि दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा है कि इसके अंदर इक्वल इक्वल एंड यूनिवर्सल इक्वल एंड यूनिवर्सल व्यू ऑफ एथिक्स देखने को मिलता है। और ये तो आपको समझ में आना चाहिए, एब्सोल्यूट एथिक्स के अंदर फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग सेट ऑफ मॉरल्स देखने को मिलते हैं। तो एब्सोल्यूट एथिक्स के अंदर इक्वल एंड यूनिवर्सल व्यू ऑफ एथिक्स देखने को मिलता है। एब्सोल्यूट एथिक्स के ये दो फायदे हैं। अगर बात करें रिलेटिव एथिक्स के फायदों के बारे में, तो कल्चरल डाइवर्सिटी रिलेटिव एथिक्स में ज्यादा देखने को मिलेगी या कम देखने को मिलेगी? बट ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा देखने को मिलेगी। रिलेटिव एथिक्स के अंदर डोमिनेंट कल्चर देखने को मिलेगा क्या? बड़ी सिंपल सी बात है कि डोमिनेंट कल्चर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ये जो रिलेटिव एथिक्स है ये फ्लेक्सिबल होती है। ये इसका फायदा है या नुकसान है? ये इसका फायदा है। तो ये जो रिलेटिव एथिक्स है इसके अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, डोमिनेंट कल्चर देखने को नहीं मिलता है, और ये फ्लेक्सिबल होती है। ये रिलेटिव एथिक्स के फायदे हैं। और अगर बात करें एब्सोल्यूट एथिक्स के बारे में, तो एब्सोल्यूट एथिक्स के अंदर दिमाग नहीं लगाना होता है और इसके अंदर इक्वल एंड यूनिवर्सल व्यू ऑफ एथिक्स देखने को मिलता है। ये फायदे हैं एब्सोल्यूट एथिक्स के। अब सवाल आता है कि फायदे तो हमें समझ में आ गए, इन दोनों के वीकनेसेस क्या हैं, इन दोनों की कमजोरियां क्या हैं? अगर बात करें एब्सोल्यूट एथिक्स की वीकनेसेस के बारे में, तो एब्सोल्यूट एथिक्स में कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी क्या? नहीं देखने को मिलेगी, जो कि इसकी एक वीकनेस है। इसके अंदर डोमिनेंट कल्चर देखने को मिलेगा क्या? इसके अंदर डोमिनेंट कल्चर देखने को मिलेगा, ये इसकी दूसरी वीकनेस है। तीसरा, ये जो एब्सोल्यूट एथिक्स है ये बेहद रिजिड होती है, ये भी इसकी वीकनेस है। और चौथा, ये जो एब्सोल्यूट एथिक्स है इसके अंदर सिचुएशंस को कंसीडर नहीं किया जाता है, ये भी इसकी वीकनेस है। वहीं पे अगर बात करें रिलेटिव एथिक्स के वीकनेसेस के बारे में, तो एक पैराडॉक्स है। और पैराडॉक्स क्या है कि जब हर चीज को रिलेटिव मान लिया जाएगा, तो जो रिलेटिव एथिक्स है वही क्या हो जाएगी? वही एब्सोल्यूट हो जाएगी। जब हर चीज को रिलेटिव मान लिया जाएगा तो रिलेटिव एथिक्स ही क्या बन जाएगी? एब्सोल्यूट बन जाएगी। और दूसरा, ये जो रिलेटिव एथिक्स है इसके अंदर आप किसी और के जो मॉरल्स हैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। भाई सब बोल देंगे ना कि हमारे हिसाब से जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, तो आप किसी और के मॉरल्स को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। और ये सुनने में उतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल, नाजीज हैं, हिटलर है। हिटलर जूइश लोगों को मार रहा है। अगर रिलेटिव एथिक्स वाली सोसाइटी होगी तो हिटलर क्या बोलेगा? आपके हिसाब से हो सकता है वो सही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही है। तो ये बड़ी दिक्कत है कि रिलेटिव एथिक्स में किसी और के मॉरल्स को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं और इसको दिमाग में बिठाते हैं। एब्सोल्यूट एथिक्स के अंदर फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग सेट ऑफ मॉरल्स देखने को मिलते हैं।
सिचुएशंस को कंसिडर नहीं किया जाता है, रिजिड होती है। रिलेटिव एथिक्स के अंदर एथिक्स जो है वो वेरी करती है, सिचुएशंस को कंसिडर किया जाता है और फ्लेक्सिबल होती है। ये जो एब्सोल्यूट एथिक्स है ये एक तरीके से डिओन्टोलॉजी है, और ये जो रिलेटिव एथिक्स है ये एक तरीके से टेलियोलॉजी है। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एब्सोल्यूट एथिक्स का एक फायदा क्या है कि दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और दूसरा फायदा क्या है, इक्वल एंड यूनिवर्सल व्यू ऑफ एथिक्स। वहीं पे रिलेटिव एथिक्स के बेनिफिट्स की अगर बात करें तो रिलेटिव एथिक्स के अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, डोमिनेंट कल्चर देखने को नहीं मिलता है, और फ्लेक्सिबल होती है। अगर बात करें वीकनेसेस के बारे में तो एब्सोल्यूट एथिक्स की वीकनेसेस क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है, डोमिनेंट कल्चर देखने को मिलता है, रिजिड सिस्टम है, और सिचुएशंस को कंसिडर नहीं किया जाता है। वहीं पे अगर बात करें रिलेटिव एथिक्स के वीकनेसेस के बारे में तो एक पैराडॉक्स क्या है कि अगर हर चीज को रिलेटिव मान लिया जाएगा तो ये जो रिलेटिव एथिक्स है यही एब्सोल्यूट हो जाएगी। और दूसरा वीकनेस क्या है कि रिलेटिव एथिक्स के अंदर किसी और के मॉरल्स को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है। इसके बाद बात आती है एथिक्स वर्सेस मोरालिटी के बारे में। एथिक्स वर्सेस मोरालिटी के बारे में देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो टर्म है एथिक्स, ये आया एक ग्रीक वर्ड से, ये आया एक ग्रीक वर्ड ईथोस से। ईथोस या फिर एथिका, एक ग्रीक वर्ड ईथोस या फिर एथिका से आया एथिक्स टर्म। और ये जो टर्म है मोरालिटी, ये आया एक लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड मोर से आया मोरालिटी। ये जो मोर है और ये जो ईथोस है, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, इन दोनों का ही मतलब ट्रेडिशन होता है, इन दोनों का ही मतलब कस्टम होता है। तो एक तो ये जो एथिक्स टर्म है ये आया ग्रीक वर्ड ईथोस से या इथिका से, और ये जो मोरालिटी टर्म है ये आया एक लैटिन वर्ड मोर से। मोर का और ईथोस का दोनों का ही मतलब क्या होता है, ट्रेडिशन या फिर कस्टम। ये जो दो टर्म्स हैं एथिक्स और मोरालिटी, इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना यहां पे हम एथिक्स और मोरालिटी के बीच में डिफरेंस क्या है उसको समझेंगे, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। अब सवाल आता है कि एथिक्स और मोरालिटी के बीच में डिफरेंस क्या है। एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करो आप किसी कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, आप किसी कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, और वो जो कंपनी है उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, और ये जो प्रोडक्ट है ये एनवायरनमेंट के लिए, ये ह्यूमन लाइफ के लिए बेहद हार्मफुल है, और आपको ये पता है, आपको ये समझ में आता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए बेहद हार्मफुल है। आपका जो प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स है वो क्या कहता है, वो कहता है कि बीइंग अ सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये जो प्रोडक्ट है इसको आप खूब प्रमोट करो, इसको आप खूब बेचो। लेकिन हो सकता है आपके अंदर की जो मोरालिटी है वो ये कह रही हो कि नहीं नहीं ये गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। ये जो लड़ाई है कि आपका जो प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स है वो कहता है इस प्रोडक्ट को प्रमोट करो, और जो आपके अंदर का इनर सेंस है वो कहता है कि नहीं नहीं ये गलत है, इसको मुझे प्रमोट नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मुझे कंप्लेन करनी चाहिए। ये जो लड़ाई है ये लड़ाई है एथिक्स और मोरालिटी के बीच की। या फिर एक दूसरा एग्जांपल ले लो, आप फूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, आपकी जिम्मेदारी है फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना, गरीब लोगों में फूड बांटना। और एक इंसान है
जो कि भूखा है, जो कि ऐसी स्थिति में है कि अगर इसको खाना नहीं मिला तो 2-4 दिन में ये मर जाएगा, लेकिन इसके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है वो क्या कहती है कि विदाउट डॉक्यूमेंट्स इस आदमी को खाना नहीं देना है, लेकिन हो सकता है आपके अंदर की जो मोरालिटी है वो क्या कह रही हो, वो कह रही हो कि यार मर जाएगा, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, एक बार खाना दे देते हैं। ये जो लड़ाई है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, जो कि ये कह रही है कि बिना डॉक्यूमेंट्स के खाना नहीं देना है, और आपके अंदर का जो इनर सेंस है कि क्या फर्क पड़ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स नहीं है लेकिन अगर खाना नहीं दिया तो मर जाएगा, इसको खाना दे देते हैं। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई है एथिक्स और मोरालिटी के बीच की। होपफुली एथिक्स और मोरालिटी के बीच में डिफरेंस क्या है आपको समझ में आया होगा। यही जो डिफरेंस है इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखो, एथिक्स क्या है? एथिक्स अगर सिंपल तौर पे डिस्क्राइब किया जाए तो एथिक्स इज द सेट ऑफ रूल्स या फिर सेट ऑफ नॉर्म्स which are used to regulate the societal behavior। एथिक्स के अंदर सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ नॉर्म्स देखने को मिलते हैं, और ये जो रूल्स हैं, ये जो नॉर्म्स हैं, ये सोसाइटल बिहेवियर को रेगुलेट करने के काम में आते हैं। वहीं पे अगर बात की जाए मोरालिटी के बारे में, तो मोरालिटी क्या है? मोरालिटी इज द इनर सेंस, मोरालिटी इज द इनर सेंस ऑफ what is right and what is wrong। मोरालिटी क्या है? मोरालिटी इज द इनर सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो एथिक्स है, ये जो एथिक्स है, इसमें प्राइमरीली एक्सटर्नल फैक्टर देखने को मिलता है। एथिक्स में प्राइमरीली एक्सटर्नल फैक्टर देखने को मिलता है, और ये जो मोरालिटी है इसमें प्राइमरीली इंटरनल फैक्टर देखने को मिलता है। ये जो मोरालिटी है इसमें प्राइमरीली इंटरनल फैक्टर देखने को मिलता है। ये जो एथिक्स है इट इज imposed from outside, it is imposed from outside। प्राइमरीली ये जो एथिक्स है इसको हमारे ऊपर कौन इंपोज करता है? सोसाइटी इंपोज करती है। ये जो मोरालिटी है ये इंटरनल होती है। इट इज बेसिकली व्हाट आई बिलीव इन, व्हाट आई बिलीव इन। ये जो एथिक्स है ये फॉर्मल होती है, ये फॉर्मल होती है। इसको कोडिफाई किया जा सकता है, इसको कोडिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आगे चलते हुए हम पढ़ेंगे कोड ऑफ एथिक्स फॉर सिविल सर्वेंट्स के बारे में। इसके अलावा प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो एथिक्स है ये फॉर्मल होती है, इसको कोडिफाई किया जा सकता है। वहीं पे ये जो मोरालिटी होती है ये इनफॉर्मल होती है, इसको कोडिफाई नहीं किया जा सकता है। तो ये जो मोरालिटी होती है ये हाईली सब्जेक्टिव होती है, ये हाईली सब्जेक्टिव होती है, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करती है। वहीं पे ये जो एथिक्स है ये रिलेटिवली, ये कंपैरेटिवली ऑब्जेक्टिव होती है, ये रिलेटिवली, ये कंपैरेटिवली ऑब्जेक्टिव होती है। अच्छा, ये जो एथिक्स है अगर इसका वायलेशन होगा तो क्या हो सकता है? इट मे लीड टू सोशल सैंक्शंस। अगर
एथिक्स को वायलेट किया जाएगा तो इट मे लीड टू सोशल सैंक्शंस या फिर सोशल बॉयकॉट। ये जो मोरालिटी है, अगर इसका वायलेशन होगा, अगर आप अपने अंदर की आवाज को नहीं सुनोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको गिल्ट होगा या फिर आपको एंजाइटी होगी। इससे ज्यादा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और ये बात हो गई एथिक्स और मोरालिटी के बारे में। देखो, ये जो एथिक्स टर्म है, ये एथिक्स टर्म एक ग्रीक वर्ड ईथोस से आया, और ये जो मोरालिटी टर्म है ये एक लैटिन वर्ड मोर से आया। ईथोस और मोर दोनों का ही मतलब क्या है, ट्रेडिशन या फिर कस्टम। एथिक्स और मोरालिटी इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। इनफैक्ट दिमाग में रखना कि यहां हमने डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। प्राइमरी डिफरेंसेस क्या है? एथिक्स इज बेसिकली a set of rules or norms which are used to regulate societal behavior. Morality is the inner sense of what is wrong and what is right. ये जो ethics है ये प्राइमरीली एक्सटर्नल होती है, ये जो मोरालिटी है ये प्राइमरीली इंटरनल होती है। एथिक्स क्या है? एथिक्स को बाहर से इंपोज किया जाता है, प्राइमरीली सोसाइटी इंपोज करती है। मोरालिटी क्या है? मोरालिटी इज वॉट आई बिलीव इन। ये जो एथिक्स है ये फॉर्मल होती है, इसको कोडिफाई किया जा सकता है। ये जो मोरालिटी है ये इनफॉर्मल होती है। ये जो मोरालिटी होती है ये हाईली सब्जेक्टिव होती है। ये जो एथिक्स है ये रिलेटिवली ऑब्जेक्टिव होती है। एथिक्स का अगर वायलेशन देखने को मिलेगा तो इट में लीड टू सोशल सैंक्शंस, इट में लीड टू सोशल बॉयकॉट। लेकिन अगर मोरालिटी का वायलेशन देखने को मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको गिल्ट होगा, आपको एंजाइटी होगी। इजी और सिंपल सी बातचीत है। एथिक्स और मोरालिटी के बीच में डिफरेंस क्या है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है एथिक्स वर्सेस लॉ के बारे में। एथिक्स वर्सेस लॉ के बारे में देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि दोनों ही एथिक्स और लॉ ये दोनों ही टूल्स ऑफ सोसाइटल कंट्रोल हैं। टूल्स ऑफ सोसाइटल कंट्रोल है। एथिक्स और लॉ दोनों के थ्रू सोसाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो एथिक्स और लॉ दोनों ही टूल्स ऑफ सोसाइटल कंट्रोल हैं। और एथिक्स और लॉ दोनों ही डायनामिक होते हैं इन नेचर, दोनों को ही बदला जा सकता है। हालांकि ये जो एथिक्स है इसको बदलना लॉज के कंपैरिजन में रिलेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो एथिक्स और लॉ दोनों ही डायनामिक होते हैं और दोनों ही टूल्स ऑफ सोशल कंट्रोल हैं। अच्छा, एक सोशोलॉजिस्ट हुए, उनका नाम क्या है? उनका नाम है आंद्रे बेतले। आंद्रे बेतले एक सोशोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत स्टेटमेंट दिया। इन्होंने क्या कहा? लॉ डिटरमाइंस द डायरेक्शन इन विच द सोसाइटी शुड मूव, whereas ethics determines the direction in which the society actually moves. दोबारा सुनो, आंद्रे बेतले क्या कह रहे हैं? लॉ डिटरमाइंस द डायरेक्शन इन विच द सोसाइटी शुड मूव, whereas ethics determines the direction in which the society actually moves. इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाउरी। डाउरी लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि डाउरी लेना दंडनीय अपराध है। तो लॉ डिटरमाइन कर रहा है कि सोसाइटी किस डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद डाउरी ली जाती है। एथिकल लेवल पे आज भी हमारा जो समाज है वो डाउरी को अप्रूव करता है,
तो एथिक्स डिटरमाइंस द डायरेक्शन इन विच द सोसाइटी एक्चुअली मूव्स। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब सवाल आता है कि ये जो एथिक्स है और ये जो लॉ है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या देखने को मिलते हैं। देखो, ये जो लॉ होता है इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। लॉ इज implemented by a competent authority. Law is implemented by a competent authority of the state. इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। लॉ को एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इंप्लीमेंट करती है, इंपोज करती है। वहीं पे ये जो एथिक्स है इसमें लिटिल टू नो रोल ऑफ स्टेट देखने को मिलता है। एथिक्स में स्टेट का रोल ना के बराबर देखने को मिलता है। ज्यादातर केसेस में स्टेट का रोल होता ही नहीं है। तो ये जो एथिक्स है इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की भी कोई बात नहीं है और स्टेट की भी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो लॉ है इसको स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंप्लीमेंट करती है, इंपोज करती है। ये जो लॉ होता है ये रेमेडियल होता है, ये रेमेडियल होता है एंड ये रिएक्टिव होता है। बेसिकली किसी ने अपराध कर दिया उसके बाद लॉ के तहत एक्शन लिया जाता है। लेकिन ये जो एथिक्स है इट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, अगेंस्ट डिवियंस। आप कुछ गलत करने की सोच रहे हो, गलत करने जा रहे हो, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम करती है एथिक्स। लेकिन अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो जो लॉ है वो फोर्स में आता है और एक तरीके से ये जो लॉ है ये रिएक्टिव होता है। खुद ही सोच के देखो, इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। बट ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों के कंपैरिजन में लॉ जो है वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव होता है और इन दोनों के कंपैरिजन में एथिक्स जो है वो रिलेटिवली सब्जेक्टिव होता है। ध्यान देना, जब हम बात करते हैं एथिक्स और मोरालिटी के बारे में, तो जो मोरालिटी होती है वो हाईली सब्जेक्टिव होती है और मोरालिटी के कंपैरिजन में एथिक्स जो है वो रिलेटिवली ऑब्जेक्टिव होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एथिक्स और लॉ के बारे में, तो एथिक्स और लॉ में लॉ ज्यादा ऑब्जेक्टिव होता है और एथिक्स जो है वो रिलेटिवली सब्जेक्टिव होती है। अच्छा, लॉ को अगर वायलेट किया जाएगा तो क्या होगा? कानून के तहत पनिशमेंट मिलेगा। अगर एथिक्स को वायलेट किया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सोशल सैंक्शंस या फिर सोशल बॉयकॉट देखने को मिल सकता है। लॉ और एथिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। हालांकि अगर थोड़ा और डिटेल में बात करें तो ये जो लॉ है इट कैन बी यूज्ड टू रीएनफोर्स द एथिकल स्टैंडर्ड्स। जैसे डाउरी गलत है लेकिन समाज उसको अप्रूव कर रहा है, तो डाउरी को खत्म करने के लिए, एथिकल स्टैंडर्ड्स को रीएनफोर्स करने के लिए कानून लाया जा सकता है। जब कानून लाया जाएगा तो थोड़ा बहुत लोग जो है वो डरेंगे और धीरे धीरे उस रास्ते पे चलने की शुरुआत कर देंगे। जैसे अनटचेबिलिटी, एक टाइम था जब अनटचेबिलिटी को खूब बढ़ चढ़ के प्रैक्टिस किया जाता था। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया और कॉन्स्टिट्यूशन ने बेहद खूबसूरत काम किया, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कानून आने की वजह से जो एथिकल स्टैंडर्ड है वो रीएनफोर्स हो गया।
लेकिन कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। ये जो लॉ है ये एथिकल स्टैंडर्ड्स के कॉन्ट्रेरी भी जा सकता है, विरोध में भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल होमोसेक्सुअलिटी, फॉर एग्जाम्पल होमोसेक्सुअलिटी। अब होमोसेक्सुअलिटी को हमारी जो सोसाइटी है वो अभी तक अप्रूव नहीं कर रही है, नहीं करती है, ज्यादातर नहीं करती है। लेकिन कानून क्या कहता है कि होमोसेक्सुअलिटी में कोई गलत चीज नहीं है। तो कभी कभी लॉ जो है वो एथिकल स्टैंडर्ड हालांकि गलत शब्द है, यहां पे ये कहें कि जिन चीजों को सोसाइटी अप्रूव करती है, एथिकल मानती है, उनके अगेंस्ट में भी जा सकता है, कॉन्ट्रेरी भी जा सकता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर बात करें तो ये जो लॉज होते हैं, लॉज आर बेस्ड ऑन एथिकल फ्रेमवर्क। ये जो लॉज हैं ये एथिकल फ्रेमवर्क के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। सरकार को ये थोड़ी चाहती है कि सिविल अनरेस्ट हो, लोग प्रोटेस्ट करें, तो सरकार ध्यान देती है कि जो लॉज हैं वो मोटे मोटे तौर पे एथिकल फ्रेमवर्क के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि गुड लॉ का मतलब क्या होता है? एक अच्छा लॉ क्या होता है? व्हाट इज अ गुड लॉ? ऐसे ही बात कर लेते हैं कि व्हाट इज अ गुड लॉ। देखो, गुड लॉ होने के लिए एक तो इट शुड पास दी नेपोलियनिक टेस्ट। इट शुड पास दी नेपोलियनिक टेस्ट। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर, एक नेपोलियनिक कोड लाया गया था, और ये जो नेपोलियनिक कोड है ये लाया गया था 1804 में। कब लाया गया था? 1804 में। और ऐसा माना जाता है कि मॉडर्न सोसाइटीज में अगर पहली बार किसी ने लॉ को कोडिफाई किया था तो वो नेपोलियन ने किया था, जिसको नेपोलियनिक कोड बुलाया गया था। और नेपोलियन ने ये कहा था कि लॉ जो है वो इतना शॉर्ट होना चाहिए कि कोर्ट की जेब में आ जाए, और इतना सिंपल होना चाहिए कि पीजन तक को समझ में आ जाए। अगर लॉ ऐसा है तो फिर वो अच्छा लॉ है। हालांकि एक डिबेट और है, आप ये कह सकते हो कि नहीं, मनुस्मृति, अगर उस सेंस में देखें तो जो मनुस्मृति है वो एक तरीके से सबसे पहली कोशिश थी सोसाइटल स्टैंडर्ड्स को कोडिफाई करने के लिए। या फिर एक नाम शायद आपने सुना हो, एक नाम है हम्मुराबी, कोड ऑफ हम्मुराबी, इसको बुलाया जाता है कोड ऑफ हम्मुराबी। अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं तो ये लगभग 1753 में बेबीलोन में लाया गया था, ये भी कोडिफाई किया गया था। लेकिन मॉडर्न सेंस में अगर बात करें तो ये जो नेपोलियनिक कोड था 1804 का, इसको सबसे पहला कोडिफाइड लॉ माना जाता है। तो गुड लॉ के लिए एक तो क्या है कि जो नेपोलियनिक टेस्ट है उसको पास करता हो, इतना शॉर्ट हो कि कोर्ट की जेब में आ जाए, और इतना सिंपल हो कि पीजेंट या फिर ये कहें कि आम आदमी को समझ में आ जाए, तो वो अच्छा लॉ है। दूसरा, जब लॉ को फ्रेम किया जाए तो इट शुड बी फ्रेम्ड इन कंसल्टेशन विद द people affected by it. It should be framed in consultation with the people affected by it. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गुड लॉ होने के लिए it should be subject to public reason। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और चौथा, गुड लॉ होने के लिए इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। अगर ये 3-4 चीजें हैं तो उसे क्या बुलाया जाता है? उसे गुड लॉ बुलाया जाता है। ये ऐसे एक्स्ट्रा बातचीत कर ली हमने। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो लॉ होता है और ये जो एथिक्स होती है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस क्या होता है होपफुली आपको समझ में आया होगा। देखो,
एक हमने बात की एब्सोल्यूट एथिक्स और रिलेटिव एथिक्स के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा एथिक्स और मोरालिटी के बारे में, और तीसरा हमने बात की एथिक्स और लॉ के बारे में। एक चीज और देख लेते हैं। जब हमने एथिक्स के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था एथिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शंस बेस्ड ऑन वेदर दोज एक्शंस आर राइट और रॉन्ग, एंड इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स व्हाट ह्यूमंस नीड टू डू इन अ गिवन सिचुएशन। और हमने ये भी देखा था कि जब बात की जाती है कि एथिक्स प्रिस्क्राइब्स व्हाट ह्यूमंस नीड टू डू, तो एथिक्स इज बेसिकली प्रिस्क्रिप्टिव कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि हमें बताता है कि वैल्यूज क्या है और उन वैल्यूज के लिए नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट क्या है। सवाल आता है, ये जो टर्म है नॉर्म, ये जो टर्म है नॉर्म, नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्म्स? अगर बेहद सिंपल तौर पे बात करें तो नॉर्म्स आर इनफॉर्मल गाइडलाइंस। नॉर्म्स आर इनफॉर्मल गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर। हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए उससे रिलेटेड इनफॉर्मल गाइडलाइंस को ही क्या कहा जाता है? नॉर्म्स कहा जाता है। ये जो नॉर्म्स हैं, क्या ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं? जी हाँ, ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिस्पेक्ट एक वैल्यू है, उसके लिए नॉर्म क्या है? उसके लिए नॉर्म है पैर छूना। अब जब भी कोई एल्डर आता है तो उसके अंदर और समाज के अंदर एक एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई भी बच्चा या कोई भी छोटा इंसान जो है वो उसके पैर छुएगा और रिस्पेक्ट दिखाएगा। भले ही आपके दिल में कितनी भी रिस्पेक्ट हो, लेकिन अगर आप पैर नहीं छू रहे हो तो माना जाएगा कि आप सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। तो ये जो नॉर्म्स हैं, ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं। ये जो नॉर्म्स हैं, क्या ये टूल ऑफ सोशल कंट्रोल नहीं है? ये टूल ऑफ सोशल कंट्रोल भी है। ऐसे ही तो बच्चे को सोशलाइज किया जाता है। सोशलाइजेशन के प्रोसेस का मतलब ही यही है कि बच्चे को सिखाया जाए कि नॉर्म्स क्या है। तो ये जो नॉर्म्स हैं, ये टूल ऑफ सोशल कंट्रोल है। और हाईएस्ट लेवल ऑफ इवोल्यूशन, जब नॉर्म्स का हाईएस्ट लेवल ऑफ इवोल्यूशन देखने को मिलता है, जब नॉर्म्स का हाईएस्ट लेवल ऑफ इवोल्यूशन देखने को मिलता है, तो वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं लॉज। लेकिन ध्यान रखना कि हमेशा लॉज नहीं बनेंगे। कभी कभार जब हाईएस्ट लेवल ऑफ इवोल्यूशन देखने को मिलता है नॉर्म्स का, तो वो क्या बन जाते हैं? लॉज बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट शुरुआत कहां से हुई थी? नॉर्म से शुरुआत हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली लॉ बन गया, कानून बन गया। देखो, नॉर्म की शुरुआत कैसे होती होगी? पहले तो क्या होता होगा? पहले तो कोई इंडिविजुअल इनोवेशन होता होगा। पहले क्या होता होगा? पहले कोई इंडिविजुअल इनोवेशन होता होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा है, इमेजिन करो कोई ट्रेडिशनल सोसाइटी है, तब तक रिस्पेक्ट लिए कोई नॉर्म नहीं है। एक दिन एक छोटा सा बच्चा दौड़ते दौड़ते आया और उसने अपने मम्मी पापा के, अपने दादा दादी के पैर छू दिए। पैर छू दिए, पहली बार पैर छुए, पापा मम्मी डर गए, दादा दादी डर गए कि ये क्या कर रहा है। बच्चे ने बड़े प्यार से बोला, लिटपैक कर रहा हूँ, पैर छू के आपकी लिटपैक कर रहा हूँ, आपका आदल कर रहा हूँ। तो लोगों को लगा होगा ठीक है, ये इंडिविजुअल इनोवेशन हुआ। अब रिस्पेक्ट दिखाने के लिए ये जो बच्चा है, ये हर किसी के पैर छूता है। ये क्या बन गई? ये बन गई इंडिविजुअल हैबिट। ये क्या बन गई? इंडिविजुअल हैबिट बन गई। अब ये जो बच्चा है, ये सबके पैर छू रहा है। जब ये पैर छू रहा है तो लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारी रिस्पेक्ट कर रहा है, हमारा आदर कर रहा है, लोग इसको आशीर्वाद दे रहे हैं, लोग इसको प्यार कर रहे हैं। बाकी के बच्चे भी देख रहे हैं और बाकी के बच्चों को समझ में आ रहा है कि जब ये पैर छूता है तो इसको प्यार मिलता है, इसको लोग गोदी में उठाते हैं। तो धीरे धीरे जो बाकी के बच्चे हैं वो भी क्या करेंगे? वो भी पैर छूने की शुरुआत करेंगे। और ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी कलेक्टिव हैबिट। क्या बन जाएगी? कलेक्टिव हैबिट बन जाएगी।
फिर सारे बच्चे पैर छूने लगेंगे। अब उल्टी साइकिल शुरू होगी। अब सारे बच्चे पैर छूने लगेंगे, कोई एक बच्चा है जो कि पैर नहीं छू रहा है। तो ये जो एक बच्चा है, इससे अब सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करेगी? सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करेगी? सोसाइटी एक्सपेक्ट करेगी कि ये जो एक बच्चा है ये भी पैर छुए। तो अब सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस डेवलप होने की शुरुआत हो जाएगी। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी जो सोसाइटी है उसमें जितने भी लोग हैं वो सब रिस्पेक्ट दिखाने के लिए पैर छुएंगे। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कस्टम। ये क्या बन जाएगा? कस्टम बन जाएगा। एक आधा जनरेशन निकल गई। अब धीरे धीरे ये जो कस्टम है ये रिजिड होने लग जाएगा। ये क्या है? ये रिजिड होने लग जाएगा और एक इंस्टीट्यूशन डेवलप हो जाएगा। इंस्टीट्यूशन मतलब एक तरीके से कि रिटन रूल सा हो गया कि अब पैर छूना ही है, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए अब पैर छूने ही पड़ेंगे। फिर धीरे धीरे हो सकता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन बनने का मतलब कि जो कस्टम है वो कोडिफाई हो गया। वो क्या हो गया? कोडिफाई हो गया। और फिर हो सकता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये और ज्यादा इवॉल्व करे और फाइनली जो है फाइनली लॉ बन जाए। लेकिन हमेशा लॉ नहीं बनेगा, ऑलवेज लॉ नहीं बनेगा। लेकिन कभी कभार, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, तो कभी कभार क्या होगा कि ये जो नॉर्म है ये कन्वर्ट हो जाएगा लॉ में। इजी और सिंपल सी बातचीत है। होपफुली आपको ये पूरी बातचीत समझ में आई होगी। इजी सेशन है, बेहद इजी सेशन है। छोटी छोटी चीजें, इनको दिमाग में रखना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।